दिल्ली के गालिब ऑडिटोरियम में कल राहुल गांधी एक संबोधन कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा 1990 के दशक में कांग्रेस ने देश के दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग के हितों को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी का कार्यकाल में दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग कांग्रेस पर भरोसा करते थे, उस भरोसे पे कमी आई, जिसका मुख्य कारण 90 के दशक में कांग्रेस ने इस वर्ग के हितों को अनदेखा किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस बयान से नुकसान हो सकता है, लेकिन जो सच है उसका स्वीकार करना पड़ेगा। आपको याद होगा 90 के दशक में सरकार पीवी नरसिम्हा राव की थी, जो कि कांग्रेस के थे, लेकिन गांधी फैमिली उस वक्त सक्रिय राजनीति से काफी दूर था। पीवी नरसिम्हा राव पहले कांग्रेसी नहीं है जो राइट विंग पॉलिटिक्स करते थे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई थे। राजीव गांधी की सरकार में वीपी सिंह थे। और यूपीए 1 और 2 में शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम भी थे। राजनीति की वर्तमान घटनाओं पर जब विश्लेषण करोगे तो उसके सबूत वर्तमान में नहीं होते, उसके सबूत होते हैं भविष्य में। जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे बाद में होगा। आज पूरा देश, विदेश, पूरी दुनिया मनमोहन सिंह को एक श्रेष्ठ एडमिनिस्ट्रेटर मानती है, इकोनॉमिस्ट मानती है। इसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में कांग्रेस में बैठे राइट विंग पॉलिटिशियनों ने क्या किया, उसका आकलन करना, उनका विश्लेषण करना आज जरूरी है। जैसे राहुल गांधी को आज जब समझ में आ गया कि 90 के दशक में कांग्रेस ने दलित, वंचित और पिछड़ा वर्ग के साथ क्या किया था, उनके हितों को अनदेखा किया था, वो वक्त भी बहुत दूर नहीं, 1 या 2 साल के अंदर राहुल गांधी ये भी समझ जाएंगे कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस के राइट विंग पॉलिटिशियनों ने, मंत्रियों ने न सिर्फ देश के मुस्लिम समुदाय के हितों को अनदेखा किया था, बल्कि उनके साथ अन्याय भी किया था। तो ये, जब मैं ये कह रहा हूं कि शिवराज पाटिल और पी चिदम्बरम राइट विंग पॉलिटिक्स करते थे, तो उसकी चर्चा करना भी जरूरी है। और ये चर्चा इसलिए भी करना जरूरी बन गया कि एक बार फिर से कांग्रेस में राइट विंग पॉलिटिशियन निगत अब्बास को एंट्री दे दी गई, और वो भी ऐसे राइट विंग पॉलिटिशियन कि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थी और अपना नाम मुस्लिम बता रही है। तो निगत अब्बास की जब बात निकलेगी तो बात जाएगी बहुत दूर तक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के शिवराज पाटिल तक जितने भी लोग राइट विंग पॉलिटिक्स के खिलंदे रहे हैं, उनके बारे में बात होगी। आपको यह बताया गया होगा कि नरेंद्र मोदी दिन में 3 बार 4 बार कपड़ा बदलते हैं। बात सही है। कई लोग उन्हें कटाक्ष में परिधान मंत्री कहते हैं। यहां पर मैं नरेंद्र मोदी या किसी भी राइट विंग पॉलिटिशियन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि देश की सिविल सोसाइटी जो सबसे ज्यादा मुखर है वंचितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए, मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, उसने कभी आपको ये नहीं बताया कि दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाले राजनीतिक नरेंद्र मोदी पहली व्यक्ति नहीं है। उनसे पहले शिवराज पाटिल जब देश के गृह मंत्री थे, वो 1.5 घंटे में 3 बार कपड़ा बदलते थे।
और उस वक्त एनजीओ वालों की उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी। सिविल सोसाइटी जिनको बोला जाता है, माना जाता है, सिविल सोसाइटी के लोग 2004 से लेकर 2014 तक सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आते जाते रहे। इसके चलते कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कभी पता नहीं चला कि गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। देश का मुसलमान कांग्रेस से दूर चला गया। और जब नरेंद्र मोदी ने देखा कि एनजीओ की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने आते के साथ ही करीब 4000-6000 जैसे एनजीओ के फॉरेन फंडिंग के लाइसेंस ही रद्द कर दिया। तो जो टीका टिप्पणी आज की सरकार पर आप कर रहे थे, वही टीका टिप्पणी आपने कांग्रेस की सरकारों पे क्यों नहीं की? तब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं आते थे? और जब मैं ये बात कर रहा हूं कि शिवराज पाटिल ने दिन में 3 मरतबा कपड़े, दिन में नहीं, सिर्फ 90 मिनट में 3 बार कपड़े बदले, और वो किस दिन बदले, किस हालात में बदले, वो आप सुनोगे तो आप आश्चर्य में रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। दिन था 13 सितंबर 2008। दिल्ली में शाम 6 बजे से लेकर 6:37 पर 4 जगह पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। दूसरी 4 जगहों पर बॉम्ब मिले थे, जिसको डिफ्यूज किया गया। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 90 से ज़्यादा घायल हुए थे। और शिवराज पाटिल जब घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो पत्रकारों ने देखा कि 90 मिनट के अंदर 3 मरतबा कपड़े बदलकर शिवराज पाटिल घायलों की खबर ले रहे। दिन था 2008, 13 सितंबर, दिल्ली। उसी साल में सबसे पहले 2008 में कुल 4 आतंकी घटना हुई थी। पहले हुई थी 13 मई जयपुर में, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद में 25 जुलाई को बेंगलोर में, दूसरे ही दिन अहमदाबाद में, और 13 सितंबर को दिल्ली में। आप सोचिए, राजस्थान, उसके बाद में कर्नाटका, उसके बाद में गुजरात, और उसके बाद में दिल्ली। देश के ज़्यादातर हिस्से को इस आतंकी घटनाओं ने हिला कर रखा था। हर मर्तबा एक मेल आता था, घटना होती थी, उसके बाद में एक मेल आता था। मेल जाता था कभी इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाएगा, कभी किसी और चैनल, मीडिया वालों के पास ही मेल जाता था। वो मेल होता था इंडियन मुजाहिदीन का। इंडियन मुजाहिदीन इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी ले लेता था। मुझे आप ये बताइए, कभी किसी मिनिस्टर को या पीएम ऑफिस को मेल क्यों नहीं गया? सारे मेल मीडिया में ही क्यों जाते थे? उसके बाद में स्टेटमेंट आ जाता था, इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा या सिमी इसके पीछे है, और मुस्लिमों को उठा लिया जाता था। अब दिल्ली में सबसे पहला जो धमाका हुआ था 6:07 पर गफ्फार मार्केट में, जो करोल बाग में, दिल्ली का पॉश एरिया। ऑफिस से जब लोग बाहर निकल कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उसी वक्त 6:07। कॉर्नर प्लेस ऐसा ही दूसरा एरिया, जहाँ पर 6:34 में धमाका होता है। सेंट्रल पार्क में 6:35 और ग्रेटर कैलाश में 6:37 पर बम ब्लास्ट होते ही। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट केस के नाम से ये मशहूर है। इंडिया गेट के ऊपर बम मिलता है, रीगल सिनेमा के पास, एक कॉर्नर प्लेस में, और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट में, 4 जगह पे बम को डिफ्यूज किया जाता है। अब आप सोचिए, पूरे देश में आक्रोश है आतंकवादियों की तरफ। क्यों? इंडियन मुजाहिदीन का मेला आ चुका है।
ये वो संगठन का नाम है जो 2014 के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भी था या नहीं था, ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का विषय है। अब देश का गृह मंत्री 3 अलग अलग कपड़ों के अंदर घायलों से मिलता हुआ दिखाई देता है। और जैसे अभी कुंभ मेले में जो दुर्घटना हुई, आपदा हुई, आंकड़े नहीं मिल रहे, इसी तरीके से तब भी आंकड़े नहीं दिए जाते थे। CNN ने 15 का आंकड़ा बताया था, NDTV ने 20 का आंकड़ा बताया था, हिंदू ने 25 का बताया था, लेकिन 2011 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, छापा, उसमें उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 20 से ज़्यादा थे। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक कंफर्म नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में शिवराज पाटिल ने उस दिन एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस हर एक को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन किसी के भी मानवाधिकार का हनन न हो उसका ख्याल रखेगी। आप सोचिए, देश में 4 बड़ी आतंकी घटनाएं हो चुकी है। हर जगह पे मुस्लिम नाम से जो संस्थाएं बताई जाती थी, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, सिमी, और आरोपियों के नाम पे, अभियुक्तों में मुस्लिमों को जब लिया जाता था, और उस वक्त में कांग्रेस का स्टेटमेंट, कांग्रेस का गृह मंत्री अगर ये कहता है कि किसी के मानव अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, तो आप सोचिए एक मास इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में क्या जाएगी कि सरकार, कांग्रेस मुस्लिम आतंकवादियों को बचा रही है। ये एक नैरेटिव बनता जा रहा था। और नैरेटिव कौन बना रहा है? यह नैरेटिव बना रहा है शिवराज पाटिल, जिसको मैं राइट विंग पॉलिटिशियन कहता हूं। सरकार में लालू प्रसाद यादव थे, लोक जनशक्ति दल के रामविलास पासवान थे, कांग्रेस के महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले थे। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने शिवराज पाटिल के इस्तीफे की मांग की। AR अंतुले ने सोनिया जी से मिलकर कहा कि ये आदमी हम सबको ले डुबोएगा। ये अल्फाज थे उस टाइम पे। एक आर्टिकल में ये भी छपा था कि अंतुले ने सोनिया जी से कहा कि शिवराज पाटिल हम सबको ले डूबेगा। अब आप सोचिए, सरकार के साथ गठबंधन में जो बैठे हैं लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, जो कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और बाद में इस्तीफा हो भी गया, पी चिदम्बरम को लाया गया। लेकिन उस वक्त जो मुख्य विपक्ष पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी और CPI मार्क्सवादी CPIM, इनका रवैया क्या था? भाजपा का स्टेटमेंट उठाकर आप देखिए, उस टाइम 2008 में उन्होंने क्या कहा था। भाजपा ने यह कहा था कि गृह मंत्री को बदलने से क्या फायदा होगा, गृह मंत्री को बदलने से परिस्थितियां सुधरेगी नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा में जो चूक हो रही है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। CPIM ने भी यही कहा था, अगर कोई आतंकी घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। जो खुद सरकार के साथ में जो गठबंधन के पक्ष है वो मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा था? आओ चलते और आगे। 2008 हिंदू, चेन्नई का जो न्यूज़पेपर है, उसके पेज नंबर 8 पे एडिटोरियल छपता है, तंत्री लेख। PR रमेश ने उसमें लिखा है कि ये कैसा बेशर्म गृह मंत्री है जो घायलों को देखने गया तब 3 मरतबा कपड़े चेंज कर रहा है, और इसी का मंत्रालय बता रहा है कि देश में पिछले 4 साल में 6000 से ज़्यादा लोग आतंकी घटनाओं में मारे गए। तो ये कर क्या रहा है?
और उसके बाद ये कहना कि किसी के भी मानव अधिकार का हनन न हो, ये बेशर्मी की हद है और ये गृह मंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। द हिंदू का पेपर 17 सितंबर 2008 पेज नंबर 8 पर आप देख लीजिए। आगे इसी आर्टिकल में हिंदू पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है कि 2004 से लेकर 2008 तक गृह मंत्री शिवराज पाटिल की एजेंसियों ने जितने भी केस बनाए हैं उसमें से कोई कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है? किसी के सामने कोर्ट में आरोप साबित क्यों नहीं हो रहे, सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? तो आप ऐसी तो कैसी कार्रवाई कर रहे हो कि 2004 से लेकर 2008 में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें एक भी केस के अंदर कन्विक्शन नहीं है। ये जो छपा है 2008 में, हिंदू की आर्काइव्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा जिसमें रमेश ने ये सवाल उठाए कि आपने बेशर्मी की, कपड़े बदले, आपने उसके बाद में स्टेटमेंट दिया, कोई बात नहीं 6000 लोग मारे गए, आप खुद कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोर्ट में किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता? पीआर रमेश का इशारा सीधा सीधा इस बात पे है कि इस सारी घटनाओं के ऊपर, ये घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग कोई और है और जिसको आप पकड़ रहे हो वो कोर्ट में सबूत के निराधार होने की वजह से वो कोर्ट में से छूट जा रहे हैं। तो असली गुनहगार कौन है? ये द हिंदू के तंत्रीय लेख की आलोचना थी और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2004 में जब शिवराज पाटिल ने गृह मंत्री पद संभाला तब मणिपुर में आर्म फोर्स एक्ट के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और मणिपुर जल रहा था। जैसे अभी मणिपुर की जो घटनाएं हुई ऐसी घटनाएं 2004 में हुई थी और तब सिविल सोसाइटी खामोश थी। शिवराज पाटिल मणिपुर गए थे, ओकराम सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो 2017 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। एक लंबे समय तक 2002 से लेकर 2017 तक वो मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे ओकराम सिंह। और वहां पर जो आंदोलन चल रहा था वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रद्द करने के लिए चल रहा था। आर्म फोर्स को जो स्पेशल पावर दिए गए थे जिसका मिसयूज हो रहा है, ऐसा जब मणिपुर की जनजातियों को लगा तब उन्होंने यह आंदोलन खड़ा किया था। उसमें काफी हिंसा हुई थी। ये 2004 की बात है। तब शिवराज पाटिल मणिपुर गए थे और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था कि केंद्र सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से राज्य सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। देखिए पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे राज्य सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये शिवराज पाटिल का ऑफिशियल बयान है जो अभी भी न्यूज़पेपरों के अंदर, वेबसाइटों में, आर्काइव्स में मौजूद है। मणिपुर जल रहा है, केंद्र सरकार को वहां पे हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। तब शिवराज पाटिल ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी क्योंकि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार है, तो जिससे राज्य सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये दूसरी तीसरी बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में ये वाक्य फिट बैठे। और आप सोचिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 1992 में है, प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में एक इतिहास को बदला जा रहा है। बाबरी मस्जिद शहीद हो रही है। शिवराज पाटिल के अल्फाज को याद कीजिए। इसी अल्फाज को आप फिर से याद कीजिए कि जब इसी शिवराज पाटिल के पास और चिदम्बरम के पास गुजरात के 2002 गोधरा दंगों की फाइलें थी। शिवराज पाटिल ने 2004 में क्या कहा था मणिपुर में? कांग्रेस सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे राज्य सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये बिटवीन दी लाइंस में जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद समझदार है कि समझिए कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ और हकीकत में देश में हुआ क्या था। इस देश में
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आज करीब करीब मरने को कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है, जिससे देश को पता चले कि पिछले 20-25 साल के अंदर जो घटनाएं घटी थी उसके पीछे का मकसद क्या था, उसका नैरेटिव क्या था और उसका परिणाम क्या आया, देश को क्या भुगतना पड़ा, देश के किसी समाज को, किसी तबके को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। शिवराज पाटिल के और कारनामे मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। आज के दिन बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी बहुत जल्द ये भी कबूल कर ले कि UPA 1 और UPA 2 में कांग्रेस ने देश के मुस्लिमों के हितों को अनदेखा किया, उनके साथ अन्याय किया, उनके साथ न्याय नहीं होने दिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह, उसका परिणाम ये हुआ कि देश के मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।